हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग क्वेश्चंस का एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें सबसे पहले मैंने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट लिया है, जो कि मैकेनिकल, सिविल और प्रोडक्शंस के स्टूडेंट के लिए कॉमन सब्जेक्ट है। हमने शुरुआत कुछ यहाँ से किया था कि गेट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, सबसे पहले हम उन क्वेश्चन को टैकल कर रहे हैं। उसके बाद में हम इंजीनियरिंग सर्विसेज में जो प्रीवियस ईयर में जो आए हुए क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे, और उसके बाद में एएस के 2009 तक के जो प्री एग्ज़ाम्स हुआ करते थे उसमें जो क्वेश्चंस आते थे उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने मैकेनिकल या सिविल कह लो आप, जो मतलब गेट के क्वेश्चंस हैं उनको हमने शुरू किया था, जिसमें शुरुआती लेक्चर जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें 14-15 क्वेश्चंस हमने किया था। तो उसका सेकेंड पार्ट है ये। पहले पार्ट में हमने देखा था नॉर्मल स्ट्रेसेस, उसके बाद में स्ट्रेन पॉइजन्स रेशियो, और उसके साथ में हमने क्या देखा था कि अगर कोई कंपोजिट बॉडी है, कंपोजिट बार है, तो उसमें डिफरेंट पोजीशंस पे अगर फोर्स लगे हुए हैं तो उनमें जो इलांगेशंस आते हैं वो इलांगेशंस कितना होगा, तो उन सब चीज़ों के बारे में हमने बात किया था। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम देखेंगे कि जो थर्मल स्ट्रेसेस हैं वो एग्जैक्टली क्या होते हैं, और उसको हम समझने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। ओके, सो बिना डिले किए हुए हम शुरू करते हैं। देखिए, ये पहला क्वेश्चन है, ये आपका थर्मल स्ट्रेस का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन जो आप जब स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़ने जाते हो या डिफॉर्मेशन या एलोंगेशन की बात करने जाते हो तो वहाँ पे काफ़ी कॉमन है। ये आप अगर देखोगे एक बार सिविल के एग्जाम में पूछा गया था, बट ये इंजीनियरिंग सर्विसेज में अगर आप देखेंगे तो कई बार इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, तो पहले इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद में अपन थर्मल स्ट्रेसेस की तरफ मूव करेंगे। ऑलराइट, सो ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं कि कहना क्या चाह रहा है। अब बोल रहा है रिजिड बार इज सस्पेंडेड बाय 3 रॉड मेड अप ऑफ द सेम मटेरियल। देखो क्या बोल रहा है कि ये सेम मटेरियल से बना हुआ है। इसका मतलब क्या है, जब कोई मटेरियल सेम होगा तो उसकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो भी सेम होंगी। मतलब इसमें जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करेंगे ना, वो सभी के लिए सेम होने वाला है, एज शोन इन फिगर। द एरिया ऑफ द लेंथ, द एरिया एंड द लेंथ ऑफ द सेंट्रल रॉड आर 3A एंड L। क्या बोल रहा है, जो सेंट्रल रॉड है ना, इसकी जो एरिया है वो 3A है और लेंथ जो उसका L है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली व्हाइल द टू आउटर रॉड्स आर 2A एंड 2L। इनकी जब बात कर रहा है तो इसका जो एरिया है 2A है और लेंथ इनका 2L है। सिमिलरली 2A एंड 2L। ठीक है, इफ डाउनवर्ड फोर्स ऑफ 50 किलो न्यूटन इज अप्लाइड टू द रिजिड बार। ये बोल रहा है कि 50 किलो न्यूटन का ये लोड लग रहा है, ठीक है, एक रिजिड बार पे लग रहा है। द फोर्स इन द सेंट्रल एंड ईच ऑफ द आउटर रॉड विल बी व्हाट। तो बोल रहा है कि जो बाहरी रॉड लगे हुए हैं और जो सेंट्रल रॉड लगा हुआ है उस पर लगने वाला जो फोर्स है वो कितना होगा। इस क्वेश्चन को पहले समझने की कोशिश करते हैं। इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करेंगे। कुछ ऐसा आप जब मैकेनिक्स पढ़ते थे तो मैकेनिक्स में भी आपने फ्री बॉडी डायग्राम बहुत ड्रा किया होगा। फोर्सेज को कुछ नहीं करते, फोर्सेज को जहाँ से भी लगे होते हैं उनको बस एक फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करके उस पर जो सपोर्ट होते हैं उनको फ्री कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ आपके पास में 50 किलो न्यूटन का एक वेट लगा हुआ है, और यहाँ पे आप देखोगे तो 3 बार लगे हुए हैं, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। ठीक है, तो तीनों बार में एक टेंशन क्रिएट होगा। तो इसकी अगर अपन बात करते हैं, अगर इसका P0 है तो सेम मटेरियल से बना हुआ, ये भी सेम लेंथ का है तो P0 होगा, और इसको अपन P1 कर ले। ठीक है, तो अब अगर अपन क्या करने जाते हैं, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज शुड बी इक्वल टू 0। तो ये y डायरेक्शन में है, अगर समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज दैट शुड बी इक्वल टू 0 लगा करके देखते हैं तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 2P0 प्लस P1 दैट इज इक्वल टू 50 किलो न्यूटन। ये तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन बन रहा है। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन बन रहा है। लेकिन अगर आप ये देखोगे कि जब ये मेंबर है और इस पे ये 50 किलो न्यूटन, अगर ये फ्री रहता, मतलब इस पे कोई वेट नहीं लगा रहता, तो ये अपने पोजीशन पे था। जब इस पे 50 किलो न्यूटन का आपने वेट लगाया तो इसमें कुछ इलांगेशन देखने को मिला होगा, और जो इलांगेशन देखने को मिला होगा वो तीनों बार में सेम इलांगेशन होगा। मतलब इस पे जो होगा वो इस पे होगा, इस पे जो होगा वो इस पे होगा, और इस पे तो आप देख रहे हो सारी एरिया, लेंथ, सारी चीजें कॉमन दे रखा है। तो आपके पास अभी देखो यहाँ पे क्वेश्चंस एक है, अननोन 2 हैं, तो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे, अगर अपन इलांगेशन की बात करने जाएं तो इलांगेशन जो होगा ना, आउटर रॉड जो होगा उसको 1 कर देते हैं, और या फिर नॉट कर देते हैं, और जो इनर जो आपका रॉड है उस पर जो अगर इसको 1 कर देते हैं तो इसमें जो लगने वाले इलांगेशंस है ना, तो आपको अभी लास्ट क्वेश्चन आपने देखा था जिसमें डायरेक्टली इलांगेशन के लिए फार्मूला होता था PL/A
ई, ठीक है। और यहाँ पे नॉट लेकर के चल रहे हैं क्योंकि आउटर की बात कर रहे हैं। सिमिलरली इसका या इसके बीच में भी आप रिलेशन लगा सकते हो। इसके लिए क्या हो रहा है, P1L ओवर ए ई, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे जो लेंथ है दिस इज 2L और एरिया जो है 2A है। यहाँ पे लेंथ L है और एरिया जो आपका 3A है, ठीक है। तो आपको पता ए ई इधर से चला जाएगा, आपको क्या मिलेगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो जो P1 होगा दैट इज इक्वल टू 3P0, ठीक है। तो आपके पास इक्वेशन एक यहाँ से था, ये इक्वेशन एक दूसरा यहाँ से मिल गया। अब इस पे उठा करके अगर आप पुट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, लाइक 3P0 इधर पुट करोगे तो इधर आ जाएगा आपका 5P0 दैट इज इक्वल टू 50। तो P0 इक्वल टू 10 किलो न्यूटन आ जाएगा। और जो अगर आप P1 की बात करने जाएंगे तो P1 इक्वल टू 30 किलो न्यूटन। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो आउटर रॉड्स लगे हुए हैं इन पे जो फोर्स लग रहा है ये वो आपका 10 किलो न्यूटन का इस पे, 10 किलो न्यूटन का इस पे, और जो इनर वाला है उस पे लग रहा है 30 किलो न्यूटन का। तो समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप रख रहे हो तो इस इक्वेशन को जस्टिफाई कर रहा है, मतलब आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया वो सही है। तो इसका जो आंसर होगा तो इनर वाले पे आपका 30 किलो न्यूटन का फोर्स लगेगा और जो आउटर रॉड्स हैं, आउटर रॉड लगे हुए हैं उन पे 10 किलो न्यूटन का फोर्स लगेगा। ऑलराइट, तो ये क्वेश्चन था अप टू इलॉन्गेशन। डिफॉर्मेशन की बात करते हैं, यहाँ तक आपने डिफॉर्मेशन के क्वेश्चन देख लिए। अब इसके आगे अपन देखेंगे कि जो थर्मल स्ट्रेसेस का कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है। इसमें बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो थर्मल स्ट्रेसेस के पहले बेसिक से छोटे छोटे क्वेश्चंस उठाएंगे, उसके बाद में थर्मल स्ट्रेस से जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, जितने बड़े क्वेश्चंस बन सकते हैं और जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं सारे क्वेश्चंस अपन देखेंगे। ऑलराइट, होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं, शुरू करते हैं थर्मल स्ट्रेसेस के बारे में एक्जैक्टली। अब यहाँ से आपको कुछ नए कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे। देखो क्वेश्चंस को समझ रहे हैं क्या बोल रहा है। यूनिफॉर्म सिलिंड्रिकल रॉड इज मेड अप ऑफ होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक। तो देखो यार, सबसे पहले आपको होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक मटेरियल का मतलब पता होना चाहिए। मैं बार बार आपको जब ये टर्म आता है तो मैं बोलता हूँ होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जो किसी भी पॉइंट पे किसी भी डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम रखते हैं, ठीक है। और ये चीजें होती है। तो बोला है द रॉड रेस्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस। अब फ्रिक्शनलेस सरफेस का क्या मतलब है, मतलब यहाँ पे जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा वो 0 होगा, मतलब जो आपका रॉड होगा वो फ्री टू एक्सपेंड होगा, ठीक है। द रॉड इज हीटेड यूनिफॉर्मली इफ द रेडियल एंड लॉन्गिट्यूडनल थर्मल स्ट्रेसेस आर रिस्पेक्टिवली। रेडियल और लॉन्गिट्यूडनल थर्मल स्ट्रेसेस की बात कर रहा है आपका, सिग्मा आर एंड सिग्मा जेड है रिस्पेक्टिवली, देन इट विल इक्वल टू व्हाट। देखो क्वेश्चन पहले आप समझो कि एग्जैक्टली ये पूछना क्या चाह रहा है, तो अपन क्वेश्चंस को ना बनाने का कोशिश करते हैं। ये आपके पास ये बोला कि एक कोई रॉड है, ठीक है, सिलिंड्रिकल रॉड है, और ये जैसे अपन ने बोला है कि किसी सरफेस पे अगर ये रखा हुआ है, ठीक है, और ये जो सरफेस है ना ये स्मूथ है, जो आपसे बोल रहा है ये जो सरफेस है ना वो स्मूथ है, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपका इक्वल टू 0 है। जब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है तो ये आपका फ्रिक्शनल फोर्स भी 0 होगा, म्यू आर एन होता है तो फ्रिक्शनल फोर्स भी 0 होगा। जब फ्रिक्शन फोर्स 0 होगा तो मतलब अब आपने क्या कह रहे हो, क्वेश्चन को समझो कि ये बोल क्या रहा है आगे, कह रहा है कि द रॉड इज हीटेड यूनिफॉर्मली, मतलब इसको अपन हीट कर रहे हैं। यहाँ से आप देखो कि हीट सप्लाई किया जा रहा है। मानते हैं कि इनिशियल में टेम्परेचर टी आई रहा होगा, जब इस पे हीट सप्लाई करते हो तो फाइनली टेम्परेचर टी एफ हो जा रहा है। और यहाँ पे अगर आप टेम्परेचर डिफरेंस की बात करोगे तो टी एफ माइनस टी आई, मतलब यहाँ पे एक पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे किसी भी तरीके का जो फ्रिक्शनल फोर्स है ना वो आपका 0 है, मतलब रिस्ट्रेंड नहीं कर रहा है। तो जब कोई बॉडी फ्री टू एक्सपेंड होगी तो इस पे अगर अपन हीट सप्लाई करेंगे ना तो कुछ देर बाद अगर आप देखोगे तो इसमें कुछ इलॉन्गेशन देखने को मिल जाएगा, इसमें इलॉन्गेशन देखने को मिल जाएगा। और ये जो इलॉन्गेशन होगा ना बिकॉज ऑफ थर्मल, ठीक है, दैट इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब इसमें कुछ इलॉन्गेशन देखने को मिलेगा। लेकिन जब तक बॉडी आपकी रिस्ट्रिक्ट नहीं होती है तब तक किसी भी तरीके का कोई स्ट्रेस डेवलप नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर अपन बात करने जाएंगे तो जो स्ट्रेसेस डेवलप होंगे या तो रेडियल डायरेक्शन ले लो या फिर आप लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में ले लो, दैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपको एक पॉइंट समझ में आ रहा होगा, किसी भी बॉडी में थर्मल स्ट्रेसेस डेवलप होने के लिए जो कंडीशन है उसकी अगर अपन बात करें तो देखो थर्मल स्ट्रेसेस कब आएंगे। सबसे पहले तो आपके लिए जो कंडीशन होता है कि टेम्परेचर में चेंज होना चाहिए, ठीक है, टेम्परेचर होना चाहिए पहले बात, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, टेम्परेचर में चेंज आना चाहिए। दूसरी बात क्या होता है ना, रिस्ट्रिक्शंस होना चाहिए,
जो आपकी जो बार है या फिर जिसपे अपन हीट सप्लाई कर रहे हैं उसको आइदर फुल्ली और पार्शियली रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो उसमें दो कंडीशन आएगी, टेम्परेचर डेवलप होगा और टेम्परेचर डेवलप हो रहा होगा तो आप उसको जो बार है उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे होंगे। अगर इसमें एक ही कंडीशन जस्टिफाई करता है, हालांकि पहला कंडीशन जस्टिफाई कर गया, तो यहाँ पे आपको थर्मल स्ट्रेन देखने को मिलेगा। थर्मल स्ट्रेन इज नॉट इक्वल टू जीरो। लेकिन अगर रिस्ट्रिक्शंस नहीं हो रहा है ना, इस कंडीशन में अगर केवल पहले कंडीशन में हो रहा है, केवल टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, तो थर्मल स्ट्रेन तो डेवलप होना ही होना है। लेकिन यहाँ पे अगर थर्मल स्ट्रेसेस की बात करोगे तो ये आपका इक्वल टू जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों कंडीशन जस्टिफाई करेगा तो थर्मल स्ट्रेन भी आएगा और थर्मल स्ट्रेस भी आएंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट को याद रखो। और यहाँ पे अगर ये इसी क्वेश्चन में ये बात बोल दिया होता कि ये फ्रिक्शनलेस सरफेस नहीं है, मतलब इसकी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कुछ होता, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कुछ होगा तो इसकी इलांगेशन को रिस्ट्रिक्ट कर रहा होता, फ्रिक्शन लगता इसकी इलांगेशन को रिस्ट्रिक्ट करता, तो इसके रिस्ट्रिक्शंस की वजह से यहाँ से स्ट्रेस डेवलप हो जाता, तो ये जो आपके टर्म हो रहे थे ना, जीरो कभी नहीं होते। ऑलराइट, सो होप आपको बेसिक थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा होगा थर्मल स्ट्रेसेस में हम एग्जैक्टली करते क्या है। आगे क्वेश्चंस में जैसे जैसे कॉन्सेप्ट आएगा मैं एक एक कॉन्सेप्ट को ऐड करता जाऊंगा और आपको ये थर्मल स्ट्रेसेस है, आज का लेक्चर खत्म होते होते पूरा थर्मल स्ट्रेस क्लियर हो जाएगा। ऑलराइट, सो होप आपको ये समझ में आया होगा। इसका जो आंसर होगा ये आपका ए होगा, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ऑलराइट, ठीक है। वी शुड मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें क्या बोल रहा है ना, ये सारे काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आपके गेट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं कि किस तरीके से पूछा गया है। अब देखो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अ सॉलिड स्टील क्यूब, पहले क्या बोला, क्यूब, इसको देख लो, ठीक है, 6 फेसेस। अ सॉलिड स्टील क्यूब कंस्ट्रक्टेड ऑन ऑल 6 फेसेस इज हीटेड सो दैट टेम्परेचर राइज यूनिफॉर्मली बाय डेल्टा टी, ठीक है। अ सॉलिड स्टील क्यूब कॉन्स्टेंट ऑन ऑल फेसेस, यहाँ पे बोल रहा है इसको अपन ने कॉन्स्टेंट कर दिया है, मतलब इसको फिक्स किया है। 6 phases is heated so that the temperature rise uniformly by delta T. If the thermal coefficient of the material is alpha, Young's modulus of elasticity E, Poisson's ratio is mu, then the thermal stresses developed in the cube due to heating is equal to what? देखो इस क्वेश्चन को अपन समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली ये कहना क्या चाह रहा है। तो आपके पास इसने क्या बोला कि ये कोई एक क्यूबिकल बॉडी है, ठीक है, ठीक है, इसके 6 फेसेस हैं और हर तरफ से इसको रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, मतलब ये कहीं ये मूव नहीं कर पा रहा है, रिस्ट्रिक्टेड है, कांस्टेंट है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि जब इसमें अपन हीट सप्लाई करेंगे, तो देखो जब हीट आप सप्लाई करोगे तो इसमें इलांगेशन देखने को मिलेगा, लेकिन बाहर से यहाँ पे आपने रिस्ट्रिक्ट कर रखा है तो रिस्ट्रिक्शंस होंगे, तो रिस्ट्रिक्शंस की वजह से आपको स्ट्रेस देखने को मिलेगा। तो इन्होंने क्या बोला है, थर्मल स्ट्रेसेस डेवलप्ड इन द क्यूब ड्यू टू हीटिंग इज इक्वल टू व्हाट। अब देखो सबसे पहले आपके पास में एक पॉइंट है कि जब यहाँ पे एक वॉल्यूमेट्रिक टर्म आ रहा है तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, जिसमें अगर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करने जाते हैं तो डेल्टा बी डिवाइड बाई बी, ये फॉर रेक्टेंगुलर या यू कैन से आपका क्यूबिकल ब्लॉक है, तो इसमें क्या होता है 3 सिग्मा बाई ई दैट इज 1 माइनस 2 म्यू, ये फार्मूला होता है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये ड्राइव होकर के आता है, हर फेसेस को कंसिडर कर करके हुक्स लॉ लगा लगा करके आपने वहां पे लगाते हो उसको। लेकिन आपको पता है कि जब थर्मल स्ट्रेन, ठीक है, थर्मल स्ट्रेन के बारे में जब अपन बात करने जाते हैं तो ये पता है कि हर एक डायरेक्शन में, हर एक एक्स वाई जेड अगर डायरेक्शन अगर अपन कंसीडर कर लेते हैं, एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन अगर अपन कंसीडर कर लेते हैं, तो हर डायरेक्शन में बिकॉज ऑफ टेम्परेचर चेंज आपको इलांगेशन देखने को मिलेगा। जब इलांगेशन देखने को मिलेगा मतलब हर एक डायरेक्शन में थर्मल स्ट्रेस डेवलप हो रहे होंगे। तो यहाँ पे अगर थर्मल स्ट्रेसेस की बात करने जाएँ तो एक्स डायरेक्शन में अगर अपन बात करें तो देखो जो थर्मल स्ट्रेन होता है ना, ये थर्मल स्ट्रेन होता है, ये आपका होता है अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। और जो थर्मल स्ट्रेसेस होते हैं दैट इज ई अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। तो आपको क्या पता है कि हर एक डायरेक्शन में जब इलांगेशन देखने को मिलेगा तो अल्फा डेल्टा टी प्लस अल्फा डेल्टा टी प्लस अल्फा डेल्टा टी, देखो आइडेंटिकल है, मतलब तीनों का जो साइज है ना वो सेम हो रहा है, तो आपको सेम स्ट्रेसेस आपको यहाँ पे स्ट्रेन देखने को मिलेगा। ये आपका है थर्मल स्ट्रेसेस के बाद बात कर रहे हैं, तो इसलिए आपका ई इंटू 1 माइनस 2 म्यू आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 3 अल्फा डेल्टा टी, यहाँ से आपको 3 सिग्मा टी
ई 1 माइनस 2 म्यू। अब आप यहाँ से देखो 3 से 3 जाएगा, यहाँ से अगर अपन कंसिडर करें तो डेल्टा टी दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी ओवर ई डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 म्यू। और आप देखो यहाँ माइनस टर्म आने का क्या मतलब है कि जब भी टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो बाहर से जो आप जिस उस बॉडी को रिस्ट्रेंट कर रहे होगे, तो उस बॉडी को जब अपन ने फिक्स रिस्ट्रेंट कर रहे हो, उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो मोशन होने से, तो उस पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से आपका जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होगा। तो आप इतना जान लो, अगर बॉडी फुल्ली या पार्शियली रिस्ट्रिक्टेड है, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो तो आपको कंप्रेसिव स्ट्रेस देखने को मिलेगा, अगर टेम्परेचर को घटा रहे हो तो आपको टेंसाइल स्ट्रेस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका अगर अपन देखें तो डायरेक्टली आपका हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, बस आपको ये कंसीडर करना था कि जब एक आपकी वॉल्यूमेट्रिक बॉडी है तो उसमें तीनों डायरेक्शन में आपके स्ट्रेसेस देखने को मिलेंगे, तो उसकी वजह से आपने क्या देखा कि जो डेवलपमेंट आपको यहाँ पे हुआ है, तो बस आपने इस क्वेश्चन के साथ में आप इसको इक्वेट कर दिया और फाइनली आपको रिजल्ट मिल गया। होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। सो आई होप आपको इतना क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आगे अपन और क्वेश्चंस करते हैं, यहाँ से आपको और क्लियरिटी आएंगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक है, कोई देखो आसान सा क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। सारे क्वेश्चन थर्मल स्ट्रेसेस से एक बार अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपके लिए क्वेश्चंस काफ़ी आसान हो जाते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं एग्जैक्टली ये कहना क्या चाह रहा है। तो देखो क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। बोल रहा है मेटल बार ऑफ लेंथ 100 mm, एक 100 मीटर mm का एक लेंथ का एक बार है, इज इंसर्टेड बिटवीन 2 रिजिड सपोर्ट, 2 रिजिड सपोर्ट के बीच में इसको इंसर्ट किया जा रहा है, मतलब इसको रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। एंड इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज बाई 10 डिग्री, टेम्परेचर को 10 डिग्री से बढ़ाया जा रहा है। इफ कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इज गिवन 12 × 10⁻⁻⁶ per degree Celsius and Young modulus is 2 × 10⁵, the stress in the bar is equal to what। देखो क्वेश्चंस को समझना, सबसे पहले मैंने क्या बताया, थर्मल स्ट्रेसेस के लिए आपके पास में कंडीशन क्या होता है। पहला कंडीशन क्या होता है कि टेम्परेचर में चेंज आना चाहिए, या तो टेम्परेचर बढ़े या घटे। दूसरा, रिस्ट्रिक्शंस आना चाहिए, आइदर फुल्ली और पार्शली। अगर दोनों कंडीशन जस्टिफाई हो रहा है तो यहाँ पे आपके पास में थर्मल स्ट्रेस भी डेवलप होगा एंड थर्मल स्ट्रेन डेवलप होगा। इसमें से अगर पहला ही कंडीशन जस्टिफाई हो रहा है तो केवल आपके पास में थर्मल स्ट्रेन डेवलप होगा, थर्मल स्ट्रेन डेवलप होगा, लेकिन थर्मल स्ट्रेस जो होगा वो आपका 0 हो जाएगा। मतलब इतना जान लो, जब भी किसी क्वेश्चन में दोनों कंडीशन जस्टिफाई हो रहे होंगे, मतलब टेम्परेचर घट या बढ़ रहा होगा, और साथ में कहीं पे भी आपको लगा हुआ है कि रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है, जहां पे भी रिस्ट्रिक्शंस की बात आ जाएगी वहां पे आपके पास थर्मल स्ट्रेसेस आएंगे। वरना बड़े बड़े क्वेश्चन रहते हैं और लास्ट में दिया रहता है फ्री टू एक्सपेंड। तो फ्री टू एक्सपेंड मतलब रिस्ट्रिक्शंस इसमें नहीं होता है। जब रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे तब आपका वो जो थर्मल स्ट्रेस है वो 0 हो जाएगा। और बहुत क्वेश्चन में आगे दिखाऊंगा कि बड़े बड़े क्वेश्चन बनाता है, उसमें बस एक जगह पे लिख देता है कि फ्री टू एक्सपेंड। ठीक है, तो आपके पास ये 2 कंडीशन है। अब इसको यहाँ पे लगाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन का है मेटल रॉड ऑफ लेंथ 100 mm। बोलो एक लेंथ, एक रॉड है जो आपका 100 mm का है, ठीक है, और इसको अपन ने क्या कर रखा है, पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। ठीक है, ये आपका 100 mm का है, रिस्ट्रिक्टेड है टू रिजिड सपोर्ट, और टेम्परेचर कितना बढ़ाया जा रहा है, 10 डिग्री से टेम्परेचर को बढ़ाया जा रहा है। मतलब यहाँ पे जब अपन हीट को सप्लाई कर रहे हैं ना, तो जो चेंज इन टेम्परेचर दिख रहा है वो आपका 10 डिग्री सेल्सियस दिख रहा है। ठीक है, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, मतलब अल्फा की वैल्यू दे रखा है 12 × 10⁻⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस, एंड यंग मॉड्यूलस ई की वैल्यू दे रखा है दैट इज इक्वल टू 2 × 10⁵ मेगा पास्कल। मैंने क्या बताया, अगर मेगा पास्कल में चीजें दी हुई होती हैं तो मतलब न्यूटन पर mm² के टर्म में इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, थर्मल स्ट्रेसेस यहाँ पे कितना डेवलप होगा। तो देखो आपके पास में कैसे इसको अप्रोच करना है। तो आपको पता है कि जो थर्मल स्ट्रेन जैसे जब आता है तो थर्मल स्ट्रेन जो होता था वो क्या होता था, अल्फा × डेल्टा टी। ठीक है, और थर्मल स्ट्रेसेस के बारे में बात करने जाते थे तो जो थर्मल स्ट्रेसेस होते थे दैट वाज E अल्फा डेल्टा
टी, ठीक है। लेकिन अब कोई ये मत समझ ले कि जब हुक्स लॉ होता है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो आप डायरेक्टली थर्मल स्ट्रेस को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन करके ई के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, वो कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। क्योंकि जो हुक्स लॉ होता है ना, उसकी कंडीशन होती है कि टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब एक आइडेंटिकल टेम्परेचर कंडीशन में ही आपका हुक्स लॉ वैलिड होता है। अगर टेम्परेचर में वेरिएशन आ रहा होता है तो हुक्स लॉ वहाँ पे अप्लीकेबल नहीं है। तो ये जो इक्वेशन निकल करके आता है ना, वो हुक्स लॉ से नहीं निकल के आता, इसलिए कंफ्यूज मत होना। लेकिन अगर आपको पता नहीं है और डायरेक्टली ई के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिए ना, तो भी क्वेश्चन सही हो जाता है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये क्वेश्चन सही हो जाता है। तो आपके पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया हुआ है 2 × 10⁵, अल्फा की वैल्यू दिया है आपका 12 × 10⁻⁻⁶, और टेम्परेचर चेंज की जो वैल्यू दे रखा है 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो आप देख लो यहाँ से 5 ये आपका 6 हो जाएगा, ये चला जाएगा इधर, तो यहाँ से डायरेक्टली आपको मिल जाएगा 24 मेगा पास्कल। ये तो आपसे बस मैग्नीट्यूड के बारे में बात किया है। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लेता है कि डायरेक्शंस क्या होंगे, ये प्लस में होगा कि माइनस में होगा, तो आपको समझ में आ रहा है जब आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो तो ये जो सपोर्ट लगे होते हैं इसके इलांगेशन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, तो इस पे आपको ये प्रेशर लगता है, इधर से रिस्ट्रिक्शन से रिएक्शन फोर्स लगता है ना, जिसकी वजह से इस पे जो स्ट्रेस डेवलप होता है वो कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होता है। तो ये जो आपका है 24 मेगा पास्कल वो कंप्रेशन में डेवलप हुआ है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन में आपको कंप्रेसर और टेंशन दोनों दिया रहेगा, तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, वैल्यू तो आ जाती है लेकिन समझ में नहीं आता कि एग्जैक्टली आंसर क्या होगा। तो आपको ये है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंप्रेशन डेवलप होगा, टेम्परेचर को घटाओगे तो टेंशन डेवलप होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आपका, ये आपका सिविल का क्वेश्चन है, 2007 में पूछा गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। हाँ जी, ये क्वेश्चन है कोई, इसमें बोल रहा है 200 mm लॉन्ग स्टील स्ट्रेस फ्री रॉड एट रूम टेम्परेचर इज हेल्ड बिटवीन 2 इमूवेबल। देखो आपको क्या देखना है, हेल्ड बिटवीन 2 इमूवेबल, मतलब यहाँ रिस्ट्रिक्शंस हो रहा है, 2 रिजिड वॉल। आप ऐसे सोच लो कि 2 दीवार के बीच में आप खड़े होकर के, ठीक है, आप दोनों हाथ से उसको पूरे दीवार को आप दबा रहे हो और आपका टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है। मतलब आप वहाँ पे मेटल होते तो इलांगेट हो जाते, ठीक है, लेकिन आपकी बॉडी है। तो अब देखो यहाँ पे वही बात किया जा रहा है कि 2 वॉल है, उनके बीच में आपने एक रॉड लगा दिया है जिसका जो लेंथ है 200 mm है, और वो जो रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। अब बोला टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू किया, टेम्परेचर ऑफ द रॉड इज यूनिफॉर्मली रेज बाय 250 डिग्री सेल्सियस, 250 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाया जा रहा है। इफ यंग मॉडुलस एंड कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, यंग मॉडुलस इज गिवन 200 गीगापास्कल एंड कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन 10⁻⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली, द मैग्नीट्यूड ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डेवलप इन द रॉड इज इक्वल टू व्हाट। अब बोल रहा है जिस डायरेक्शन में अपन जो इलांगेशन हो रहा है उसके डायरेक्शन में जो स्ट्रेस डेवलप होगा उसकी वैल्यू क्या होगी। तो क्वेश्चन को समझो, क्या बोला आपने, पहले आपके पास में 2 वॉल हैं, सेम क्वेश्चन है, बस वहाँ थर्मल स्ट्रेस ना बोल करके लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के बारे में बात कर दिया है। ये आपके पास में 2 वॉल हैं और इनकी जो लेंथ है ना दैट इज 200 mm है, ठीक है, 200 mm है। अब आपने क्या किया, 200 mm है, यहाँ से टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया, हीट सप्लाई किया। जब हीट सप्लाई किया तो चेंज इन टेम्परेचर की जो बात हुई 250 डिग्री सेल्सियस आया। यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जो हो रहा है 10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया हुआ है 200 गीगापास्कल, दैट इज इक्वल टू 200 × 10⁻³ मेगा पास्कल, मतलब न्यूटन पर mm² के टर्म में डायरेक्टली आ जाएगा। तो इन्होंने बोला ये रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, मतलब जब यहाँ पे आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो अब देखो ये इलांगेट होने की कोशिश करेगा, लेकिन बाहर से सपोर्ट लगे हुए हैं जो इसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। तो रिस्ट्रिक्ट कुछ इस तरीके से फोर्स लगाएंगे कि इसका जो इलांगेशन हो रिस्ट्रिक्ट हो जाए। तो अब देखो यहाँ से पूछ रहा है कि थर्मल स्ट्रेसेस मतलब अलोंग टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड, या इलांगेशन के डायरेक्शन में जो आपका जो फोर्स डेवलप होगा उसको लॉन्गिट्यूडनल कह देते हैं। तो यहाँ से लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस के बारे में बात करने जा रहे हो तो आपके पास डायरेक्ट फार्मूला E अल्फा डेल्टा T, डायरेक्टली यू हैव E इक्वल टू 200 × 10⁻³ अल्फा इक्वल टू 10⁻⁻⁵ एंड टेम्परेचर इक्वल टू 250। अब आप देख लो यहाँ से 3 5 6 ये आपका हो जाएगा, लाइक इट इज गोइंग टू बी 500, और मेगा पास्कल के टर्म में जा रहे थे आप, और पूछा भी है किसमें, मेगा पास्कल में, ठीक है। तो ये आपके पास में वैल्यू आ गया। और मैं ये बताऊं कि आजकल जो न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ना जिसमें फिल करने वाला ऑप्शन आता है, तो नॉर्मली आपसे मैग्नीट्यूड के बारे में बात करता है कि भाई डायरेक्शंस वगैरह बहुत रेयर केस में पूछेगा कि माइनस लगा दो, कंपेरिजन में आ रहा है, टेंशन में आ रहा है, तो प्लस माइनस आपको कमी लगाने के लिए बोलता है, डायरेक्टली बोल देता है कि उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ठीक है।
तो जब मैग्नीट्यूड पूछेगा तो इसमें आपको प्लस माइनस की जरूरत नहीं होगी, जो भी आया आप उसका मॉड फॉर्म ले करके उसकी वैल्यू पुट कर दो। तो ये आपका 2014 का क्वेश्चन था, ये भी थर्मल स्ट्रेस का क्वेश्चन था। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन गेट 2014। अब देखो इसमें 2014 का ही ये भी क्वेश्चन है। अब इन्होंने क्या बोला, अ सर्कुलर रॉड ऑफ लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फा, वन एंड ऑफ द रॉड इज फिक्स एंड अदर एंड इज फ्री। देखो आपको यही देखना है, जहां पे फिक्स और फ्री, एक फ्री है दूसरा फिक्स है, मतलब फ्री टू एक्सपेंशन है। तो इन्होंने बोला इफ टेम्परेचर ऑफ द रॉड इज इंक्रीजेज बाय डेल्टा टी, अगर टेम्परेचर को डेल्टा टी के साथ इंक्रीज किया जा रहा है तो इसमें कंक्लूजन क्या निकल करके आएगा। देखो क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या था, उन्होंने बोला कि एक सर्कुलर रॉड है, एक सर्कुलर रॉड है जिसका लेंथ L है, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसकी A है, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फा है। अब उन्होंने क्या बोला, रॉड एक तरफ पे फिक्स है दूसरी तरफ पे फ्री है। तो आपको क्या पता है, दो कंडीशन मैंने बताया, थर्मल स्ट्रेसेस डेवलप होने के लिए आपके पास में टेम्परेचर में चेंज आना चाहिए और उसमें रिस्ट्रिक्शंस आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा है एक तरफ फ्री है मूव करने के लिए, मतलब यहाँ पे थर्मल स्ट्रेसेस डेवलप नहीं होंगे। लेकिन थर्मल स्ट्रेन जो होंगे, अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ाया या घटाया है तो वहाँ पे थर्मल स्ट्रेन देखने को मिलेंगे। अब इन्होंने बोला टेम्परेचर इज इंक्रीज बाई डेल्टा टी, मतलब जो आपने सप्लाई हीट सप्लाई किया तो डेल्टा टी जो टेम्परेचर है उसके साथ में ये बढ़ रहा है। तो अब यहाँ पे कंक्लूजन ड्रा करो। तो आपके पास मैंने दो कंडीशन बताया, किसी भी बॉडी में थर्मल स्ट्रेस आने के लिए पहला क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर, आइदर पॉजिटिव और निगेटिव होना चाहिए। दूसरा क्या होता है, रिस्ट्रिक्शंस होना चाहिए। लेकिन इस कंडीशन में आपको एक तो जस्टिफाई कर रहा है, चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, लेकिन दूसरा फॉल कर रहा है, ये आपका जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, रिस्ट्रिक्शंस नहीं हो रहा है। एक तरफ फिक्स है दूसरी तरफ फ्री टू मूव है, तो जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे इलांगेट हो जाएगा, तो इलांगेट हो जाएगा, इसमें रिस्ट्रिक्शंस आएगा नहीं, तो स्ट्रेस थर्मल स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको क्या पूछ रहा है, कंक्लूजन क्या होगा। तो देखो अब थर्मल स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा, मतलब थर्मल स्ट्रेस दैट इज इक्वल टू जीरो, बट बिकॉज ऑफ इलॉन्गेशन थर्मल स्ट्रेन इज गोइंग टू बी डेवलप दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे थर्मल स्ट्रेन कितना हो जाएगा, थर्मल स्ट्रेन हमने अभी लास्ट में फॉर्मूला बताया अल्फा इंटू डेल्टा टी, ठीक है। थर्मल स्ट्रेन डेवलप होगा लेकिन थर्मल स्ट्रेस जो होगा वो आपका जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे बोल रहे हैं स्ट्रेस डेवलप इन द रॉड इज जीरो एंड स्ट्रेन डेवलप इन द रॉड इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। तो ये आपका सी हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा फील करो, कहना क्या चाह रहा है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा तो आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा। बस दो पॉइंट आपको देखना है, ये दो पॉइंट मैंने बताया कि चेंज टेम्परेचर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो रिस्ट्रिक्शंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रिस्ट्रिक्शंस हो रहा है तो फुल्ली रिस्ट्रिक्टेड है या पार्शियली रिस्ट्रिक्टेड है। तो अभी अपन जितने ही क्वेश्चन देख रहे हैं फुल्ली रिस्ट्रिक्टेड का, आगे पार्शियली रिस्ट्रिक्टेड का भी क्वेश्चन देखेंगे, वो जब सॉल्व करेंगे तो आपके लिए कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। ऑलराइट, सो आपका ये क्वेश्चन हो गया। अब आगे मूव करते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्या कहना चाह रहे हैं, स्टील क्यूब विद ऑल फेस फ्री टू डिफॉर्म। देखो यार क्या बोल रहा है, फ्री टू डिफॉर्म हो रहा है। जैसे फ्री टू डिफॉर्म आ गया फिर डूडो पूछ क्या रहा है, ठीक है, हैज एंगल मॉडुलस ई, पॉइजन रेशियो म्यू, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फा, द प्रेशर डेवलप्ड विद इन द क्यूब इज इक्वल टू व्हाट। देखो प्रेशर डेवलप्ड की बात कर रहा है या आप यही हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस की बात कर रहा है या फिर आपने टेम्परेचर को चेंज किया हो तो थर्मल स्ट्रेस की बात कर रहा है। व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म इंक्रीज इन टेम्परेचर डेल्टा टी। आप पहले देखो फेस कैसे हैं, फ्री टू एक्सपेंड, फ्री टू डिफॉर्म जैसे आए, मतलब कोई स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा, स्ट्रेन डेवलप होगा लेकिन स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। जब स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा तो कोई स्ट्रेस यहाँ पे नहीं आएगा, तो आपका जो थर्मल स्ट्रेसेस बोला जाए, प्रेशर, हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस, जो भी बोलना है बोल लो, सारे आपके जीरो हो जाएंगे। ऑलराइट, तो कंडीशंस याद रखने हैं, टेम्परेचर चेंज होना चाहिए घटे या बढ़े, और रिस्ट्रिक्शंस भी होना चाहिए। अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं हो रहा है तो थर्मल स्ट्रेस डेवलप नहीं होंगे, अगर रिस्ट्रिक्शंस भी हो रहा है टेम्परेचर चेंज आ रहा है तो आपका जो थर्मल स्ट्रेस और थर्मल स्ट्रेन दोनों डेवलप होंगे। ओके, अब देखते हैं ये पार्शियली रिस्ट्रिक्टेड का केस है। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जब ये क्वेश्चन एग्जाम में दिखता है तो बहुत लोगों को काफी प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को अपन समझने की कोशिश करते हैं। एग्जैक्टली ये पूछा क्या है, 2016 का क्वेश्चन है, मैकेनिकल के सेट में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो ये पार्शियली रिस्ट्रिक्शंस का केस है, ठीक है। एक होता है फुल्ली रिस्ट्रिक्टेड, एक होता है पार्शियली रिस्ट्रिक्टेड। फुल्ली रिस्ट्रिक्टेड अभी तक देख रहे थे अपन, डायरेक्टली अपन क्या करते थे ना, इधर से रॉड था,
इसको इधर से भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया, इधर भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तो इसमें किसी भी तरीके का इलांगेशन देखने को मिलता नहीं था, बस स्ट्रेस डेवलप होकर रह जाता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने इसको इतना ईल्ड दे दिया, इसको कहते हैं ईल्डिंग। ठीक है, इतना ईल्ड दे रखा है, जो गैप है 0.2 mm का गैप दे रखा है आपने। मतलब अगर टेम्परेचर को अपन बढ़ाएंगे ना, तो पहले ये वाला गैप भरेगा, उसके बाद इलांगेशन होना शुरू करेगा, तो उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए ये दीवार लगी हुई है। ठीक है, क्वेश्चन को समझते हैं। अ सर्कुलर मेटालिक रॉड ऑफ लेंथ 250 mm इज प्लेस्ड बिटवीन टू रिजिड इमूवेबल वॉल एज शो इन द फिगर। द रॉड इज in perfect contact with the wall on the left side, and there is a gap of 0.2 mm between the rod and the wall on the right side. If the temperature of the rod is increased by 200 degrees Celsius, the axial stress developed in the rod is equal to what? ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 200 गीगापास्कल दे रखा है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन 10⁻⁵। देखो, इसके लिए ना अपन पहले एक थर्मल स्ट्रेस का एक कॉन्सेप्ट देखते हैं। हमने रिस्ट्रिक्टेड वाला जो केस था वो तो सबके लिए काफी आसान था। फ्री टू एक्सपेंड थर्मल स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। फुल्ली रिस्ट्रिक्टेड था, थर्मल स्ट्रेस डायरेक्ट डेवलप हो रहा था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। लेकिन जहां पे बॉडी आपकी फुल्ली रिस्ट्रिक्टेड ना होकर के पार्शियली रिस्ट्रिक्टेड होती है, वहां पे प्रॉब्लम आता है। तो उसके लिए देखते हैं कि कॉन्सेप्ट कैसे लगेगा। तो देखो, आपके पास ये बॉडी थी, ठीक है, ये प्लीज इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना, काफी हेल्प करेगा आपका। ये आपके पास कोई बॉडी थी जिसका लेंथ L था, ठीक है, जिसका लेंथ L था, और आपने क्या किया, इस पर टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया, हीट की सप्लाई आपने बढ़ाना शुरू किया। अगर ये बॉडी फ्री टू एक्सपेंड होती, मतलब इस बॉडी को अगर अपन रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे होते, जब इस बॉडी को आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे होते, तो कुछ देर बाद आप देखते कि इसमें इलांगेशन कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता, और ये जो इलांगेशन होता वो पॉजिटिव इलांगेशन होता, मतलब डेल्टा अल्फा। ये आपका थर्मल, ये आपका फ्री एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन के केस में आपको कुछ इतना इलांगेशन देखने को मिल जाता, ये वाला टर्म, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया, इसमें दीवार लगा रखी है, लेकिन दीवार जो आपने लगा रखी है ना, वो डायरेक्टली यहां से चिपका करके नहीं, कुछ गैप दे करके आपने लगाया है, ठीक है। तो सुनो, यहां पे अगर ये आपका केवल फुल्ली रिस्ट्रिक्टेड का केस होता, तो आपने ये क्या करते, जैसे ये वाला केस अगर हमने देखा कि इसमें आपने टेम्परेचर को बढ़ाया तो ये इलांगेशन हुआ, लेकिन इस इलांगेशन को रोकने के लिए आपने दीवार लगा रखी थी, और वो जो वॉल होती थी वो यहीं पे लगी रहती थी, जो इसके इस इलांगेशन को प्रिवेंट कर देती थी, ठीक है। तो इस इलांगेशन को होने नहीं देती थी। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि जब यहाँ पे ये जो इलांगेशन हो रहा था, उस इलांगेशन को रोकने के लिए आपके पास में इधर से जो वॉल थी, यहां से एक प्रेशर डेवलप होता था, और उस प्रेशर को डेवलप होने की वजह से एक निगेटिव कॉन्ट्रैक्शन होता था। ये आपका देखोगे तो ये पॉजिटिव में इलांगेशन हो रहा था, और यहाँ पे आपको निगेटिव में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता था, जिसको डेल्टा एल अपन कह देते थे। और ये जो एक्सपेंशन फ्री कॉन्ट्रैक्शन के बराबर हो रहा था, इसीलिए आप यहाँ से एक फार्मूला लेकर के आते थे कि जो फ्री का एक्सपेंशन हो रहा था ना, जहां से अपन कह देते कि आपका जो फ्री एक्सपेंशन का केस होता था, थर्मल स्ट्रेसेस जो होता था, क्या कहते थे, अल्फा एल डेल्टा टी, ठीक है, दैट वाज इक्वल टू हियर दिस डेल्टा एलोंगेशन। और ये आपका बिकॉज ऑफ प्रेशर, बिकॉज ऑफ रिएक्शन आ रहा है, तो ये आप करते थे पी एल ओवर ए ई, और पी अपान ए जो होता था थर्मल स्ट्रेस होता था, यहाँ टेम्परेचर चेंज की वजह से आ रहा है, इसलिए थर्मल स्ट्रेस कहते थे, एल बाई ई आ जाता था। और जब इसके साथ इसको इक्वेट करते थे आप, तो डेल्टा टी एल ओवर ई आता था। यहां से आपको क्या मिलता था, देखो ये अल्फा, ये एल से एल कटेगा, तो यहां से थर्मल स्ट्रेस जो आपका होता था ना, ये आपका निकल करके आता था ई अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। और ये जो आपने देखा, ये इक्वेशन है ना, ये हुक्स लॉ से निकल के नहीं आया है, वरना हुक्स लॉ को भी डायरेक्टली आप थर्मल स्ट्रेस के साथ में ये इसको कह देते थे अल्फा डेल्टा टी, तो इसके साथ ई को मल्टीप्लाई कर देते तो थर्मल स्ट्रेस आ जाता था। बट ये हुक्स लॉ से निकल के नहीं आया। हुक्स लॉ जो होता है ना, वो अप्लीकेबल होता है फॉर द कांस्टेंट टेम्परेचर, बट यहाँ पे टेम्परेचर को आप चेंज कर रहे हो, तो टेम्परेचर चेंज कर रहे हो तो हुक्स लॉ वैलिड नहीं होता है, आपका वो हुक्स लॉ का अजम्पशन ही होता है, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन आपको दिखा कि मतलब कुछ इस तरीके से आपने, अगर फुल्ली रिस्ट्रिक्टेड होता तो ये केस निकल करके आता। अब मैं इसको साफ कर रहा हूँ, देखो अगर, लेकिन यहाँ पे अपना जो क्वेश्चन है ना, ये आपका फुल्ली रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, पार्शियली रिस्ट्रिक्टेड है, तो पार्शियली रिस्ट्रिक्टेड के केस में क्या होगा, ठीक है। अब देखते हैं ये जो आपका बार है ना, वो पार्शियली रिस्ट्रिक्टेड है। अब सुनो, जब आपने टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू किया होगा, तो ये जो वॉल थी ना, इस वॉल पे जब आपने टेम्परेचर को बढ़ाया, तो इसमें इलांगेशन कुछ इस तरीके से देखने को मिलता। अगर ये फुल्ली रिस्ट्रिक्टेड ना होकर के फ्री टू रिस्ट्रिक्ट होता, तो ये जो इलांगेशन होता ना, ये यहां से लेकर के कुछ यहां तक इलांगेशन आपको देखने को मिलता,
बिकॉज ऑफ टेम्परेचर चेंज, मतलब यहाँ पे आपने जब हीट को सप्लाई करना शुरू किया तो उसकी वजह से ये फ्री एक्सपेंशन होता, डेल्टा एल थर्मल, ये आपका फ्री एक्सपेंशन होता। लेकिन आपने क्या कर रखा है, आपने दीवार लगा रखी है, और वो जो दीवार है ना आपकी वो यहाँ पे लगी हुई है, और ये जो दीवार है ना ये क्या करेगी, इलांगेशन को इससे ज़्यादा होने नहीं देगी। तो ये जो आपका है दिस इज 0.2 mm, ये इलांगेशन को रोकेगी, मतलब इतना इलांगेशन होगा उसके बाद रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। और ये जो रिस्ट्रिक्शंस आएंगे ना वो बिकॉज ऑफ वॉल के प्रेशर से, जो वॉल से जो आपको रिएक्शन लग रहा होगा उसकी वजह से इलांगेशन रिस्ट्रिक्ट हो रहे होंगे। ठीक है, तो ये वाला जो रिस्ट्रिक्शन होगा ये आपका डेल्टा एल होता है, जिसको अपन कह देते थे पी एल ओवर ए ई। और ये जो आपका होता था फ्री टू एक्सपेंड होता था तो अल्फा एल डेल्टा टी। और ये जो गैप आता था तो आपको देखो ये आपका फ्री टू एक्सपेंशन, ये आपका बिकॉज ऑफ फोर रिस्ट्रिक्शन, तो इनका माइनस इनका करोगे तो ये गैप निकल के आ जाएगा, वहीं से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको बस एक फार्मूला जो है आपके पास, इसमें वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं। फ्री इलांगेशन की अगर अपन बात करने जाएं तो इसमें अपन देखो ये बिकॉज ऑफ टेम्परेचर तो कितना आएगा, एल अल्फा डेल्टा टी। तो एल आपके पास में 250 है, अल्फा दिया हुआ है 10⁻⁻5, और आपके पास जो चेंज इन टेम्परेचर दिया है 200। अब ये मत देखना यार कि जो आपका ये इसको डिग्री सेल्सियस में तो केल्विन में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि चेंज अगर डिफरेंस निकालोगे तो आपका किसी में भी लो आपका सेम वैल्यू आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको कितना आ जाएगा, इसको अगर अपन सॉल्व करने जाएंगे तो 0.5 mm, मतलब अगर ये बॉडी फ्री टू एक्सपेंड होती तो इसमें जो इलांगेशन देखने को मिलता वो 0.5 mm का इलांगेशन होता। बट आपने क्या किया, एक दीवार लगा रखी है, और दीवार से पहले जो इलांगेशन होता है दैट इज 0.2, मतलब जो ईल्ड है वाई जो ईल्ड है ना दैट इज 0.2 mm। तो रिस्ट्रिक्शन कितना हो रहा है, इतने आप जो इलांगेशन को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, तो जो रिस्ट्रिक्शंस होता है ना डेल्टा एल जो रिस्ट्रिक्ट हो रहा है दैट इज 0.5 माइनस 0.2 दैट इज इक्वल टू 0.3। तो आपके पास में ये रिस्ट्रिक्शंस इतना mm का आया, और ये रिस्ट्रिक्शंस किसकी वजह से आ रहा है, आपने यहाँ पे प्रेशर लगा रखा है, यहाँ पे जो ये आपका वॉल है इसकी वजह से जो रिएक्शन आ रहा है इसकी वजह से आपको इलांगेशन रिस्ट्रिक्ट हो रहा है। तो ये 0.3 mm का रिस्ट्रिक्शन आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आपका स्ट्रेस डेवलप होगा वो कितना होगा, तो यहाँ से अगर अपन नॉर्मल इंजीनियरिंग स्ट्रेन की बात करने जाएंगे तो ये आपका होता है चेंज इन लेंथ अपॉन वर्जिनल लेंथ, तो ये आपके पास 0.3 डिवाइड बाई 250। तो ये आपके पास में स्ट्रेन आ गया, लेकिन आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है थर्मल स्ट्रेसेस। ठीक है, तो ये तो आपका स्ट्रेन आ गया। अब यहाँ से डायरेक्टली आपके पास जो फार्मूला है, या यू कैन से बी, यहाँ पे आपके पास में जस्ट यू हैव इक्वेशन T इजकल टू ई इंटू एप्साइलन, मतलब स्ट्रेस इजकल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इंटू स्ट्रेन। तो आपके पास जो E की वैल्यू दिया हुआ है 200 गीगा पास्कल, इसको अपन मेगा में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे आपके पास में 0.3 डिवाइडेड बाई 250, तो आपके पास में ये आपके पास जो वैल्यू निकल करके आ जाएगी। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, हाँ ये वैल्यू है आपकी 250 तो 25 4 12, ठीक है, आपकी ये वैल्यू आ जाएगी 240 मेगा पास्कल। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपने कुछ नहीं करना, ये क्वेश्चन जब आते हैं तो लोगों को प्रॉब्लम होती है, बस इतना देखना फुल्ली अगर आपके पास ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होता तो फुल्ली इलांगेशन कितना हो सकता था, पहले आपने वो निकाला, कितना गैप है मतलब उतना अलाउ किया गया उसको घटा दिया आपने, उसके बाद में आपने स्ट्रेन निकाल दिया, स्ट्रेन को ई के साथ मल्टीप्लाई कर दिया आपने तो स्ट्रेस निकल करके आ गया। ओके, तो आपको आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगेन ये क्वेश्चन है आपका फुल्ली रिस्ट्रिक्शन का है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। बस इसमें इन्होंने क्या पूछ रखा है, स्टील बार इज हेल्ड बिटवीन टू फिक्स सपोर्ट, देखो पूरा दिया हुआ है, चेंज इन टेम्परेचर दे रखा है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन दे रखा है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दे रखा है। ठीक है, तो बोल रहा है थर्मल स्ट्रेस कितना डेवलप होगा, तो यार ये तो आसान सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट थर्मल स्ट्रेस पे आप फार्मूले को पुट करो, डायरेक्टली अपन को क्या करना है, अल्फा ई डेल्टा टी, तो अल्फा की वैल्यू 111 × 10⁻⁻6, ई की जो वैल्यू है आपकी वो दे रखी है 200 गीगा पे है, तो 10⁻³ के साथ मल्टीप्लाई करो, मेगा हो जाएगा, यहाँ पे 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 11/22 220 मेगा पास्कल हो जाएगा। ठीक है,
तो अगर आपने फुल्ली पार्शियली रिस्ट्रिक्शन का अगर आपने क्वेश्चन कर लिया तो फुल्ली रिस्ट्रिक्शन तो काफ़ी आसान होता है, ये भी 2017 में पूछा गया है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि किस तरीके का स्ट्रेस डेवलप होगा, तो ये कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होगा। जब भी टेम्परेचर को राइज करते हो तो जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो कंप्रेसिव, अगर टेम्परेचर को आप घटाते हो तो जो कॉन्ट्रैक्शंस आएगा उसकी वजह से टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगा। ठीक है, तो आपके पास ये क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये आपके पास काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये गेट 2017 में मैकेनिकल के सेट में पूछा गया था। ये थर्मल स्ट्रेस का क्वेश्चन नहीं है, बस इलांगेशन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा हुआ है, इसके बारे में बात करेंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, 1 by 1 लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे इसको। बोला अ हॉरिजॉन्टल बार फिक्स एट वन एंड x = 0 and has length of 1 meter. The cross sectional area of 100 mm square. Its modulus of elasticity varies along the length. देखो अभी तक क्या होता था, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो दिया रहता है वो कांस्टेंट दिया रहता है, लेकिन ये बोल रहा है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो मटेरियल की है वेरी कर रही है along to the direction of x, where x is the length coordinate along to axis of the bar. An axial tensile load of 10 kN is applied at the free end at x = 1. The axial displacement of the free end will be what? देखो यार, ये थर्मल स्ट्रेस का क्वेश्चन नहीं है, इस पे थर्मल स्ट्रेस वाला कॉन्सेप्ट कुछ मत लगाने लगना, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर चेंज आना चाहिए, वो तो अपने पास है नहीं। इन्होंने क्या बोला, अ हॉरिजॉन्टल बार जिसका जो लेंथ है वो 1 मीटर है। ठीक है, क्या बोला इसमें इन्होंने क्या रखा है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो वेरी कर रही है अलोंग टू द एक्स एक्सिस। लास्ट में आपके पास में बोल रखा है 10 किलो न्यूटन का इन्होंने एक्सियल डायरेक्शन में फोर्स लगाया है। 10 किलो न्यूटन का एक्सियल डायरेक्शन में फोर्स लगाया कहाँ पे, x = 1 पे। अब इन्होंने बोला कि जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ना वो आपकी वेरी कर रही है। ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है आपकी वो वेरी कर रही है अलोंग टू द x। तो अपन ये क्या करते हैं, x डिस्टेंस पे एक क्रॉस सेक्शन काटते हैं। क्या करेंगे, ये x एक्सिस पे एक x डिस्टेंस लिया हमने और एक क्रॉस सेक्शन काटा, और यहीं पे आपने एक स्ट्रिप बनाया। ठीक है, और जो स्ट्रिप की जो डिस्टेंस है वो dx है। अब आपको क्या बोल रखा है, जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है ना वो x एक्सिस के अलोंग वेरी कर रही है, जिसका वैल्यू है आपका 10⁻⁻⁻x गीगापास्कल। ये है आपके पास। अब आपके पास में देखो, जब एक स्ट्रिप है तो इस स्ट्रिप में इस फोर्स की वजह से कितना इलांगेशन देखने को मिलेगा, पहले वो निकालते हैं। अगर वो निकल गया तो थ्रो आउट अगर आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल इलांगेशन देखने को मिल जाएगा। अपन को पहले क्या करना है, इस पर्टिकुलर स्ट्रिप पे कितना डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगा, तो ये स्ट्रिप पे जो डिफॉर्मेशन हो रहा है वो कितना हो रहा होगा, PL/AE। तो PL इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए ले रहे हैं, तो PX उस पर्टिकुलर सेक्शन की जो डिस्टेंस है dx, AE किसके लिए, x के लिए। तो यहाँ पे आपके पास में दिया हुआ है Pxx, दिस इज dx डिवाइड बाई a, और x की जो वैल्यू दे रखा है दैट इज 100e⁻⁻x। ठीक है, अब इसको क्या करना है, टोटल इलांगेशन अगर आपको निकालना है, टोटल इलांगेशन चाहिए, तो इसको अपन इंटीग्रेट कर देंगे। तो बस इसको इंटीग्रेट करना है कहाँ से लेकर के, 0 से लेकर के L तक। 0 से लेकर के L तक मतलब 0 से 1 मीटर तक की इलांगेशन हो रही है, तो 0 से लेकर के अगर अपन इसको L तक अगर आप कर रहे हैं या 1 मीटर डायरेक्टली करते हैं, तो यहाँ पे आपके पास P dx a इंटू 100e⁻⁻x आ जाएगा। ठीक है, अब देखो P की वैल्यू दिया है, ये सारे कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएंगे। 10 किलो न्यूटन, 10 को 10⁻³ के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन। जो आपका एरिया दे रखा है 100 mm में ही अपन कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो dx और यहाँ पे आपका 100 गीगापास्कल है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई। और देखो ये जो आपका e⁻x माइनस में है, ऊपर जाकर के e⁻x प्लस में हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन जो है आपका 0 से लेकर के 1 तक का इलांगेशन है। अब आप इसको सॉल्व कर दो क्वेश्चन को डायरेक्टली। अब ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी आसान हो गया। 3 4 यहाँ से 4 चले जाएंगे तो 1/10⁻³ आ जाएगा यहाँ से। अब आपके पास में e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x होता है, और इसकी जो वैल्यू है 1 से लेकर के 0 है, तो 1/10⁻³ और e⁻1 की वैल्यू जो होती है आपकी 2.71, दिस इज 2.7183 होती है, और e⁻0 की वैल्यू 1 आएगी। आप इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, दैट इज 1.7183 mm। ठीक है,
तो ये पूछ रहा है कि इसमें टोटल इलॉन्गेशन कितना होगा। तो क्वेश्चन आसान है, आप एक बार इसको बस समझो। बस इतना है कि स्ट्रिप की वैल्यू दे रखा है, इसमें इसको बस इंटीग्रेट करना आना चाहिए। अगर इंटीग्रेट कर लिया आपने तो आंसर आ जाएगा। और सबसे बड़ी दुख की बात है कि इसमें फिलअप करने वाला क्वेश्चन था, जो कि लोगों के लिए काफ़ी डिफिकल्ट बन जाता है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग तो नहीं होती है इसमें, बट नुकसान बहुत करता है। अब देखते हैं कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन, फिर लेक्चर को खत्म करेंगे। इसमें इन्होंने बोल रखा है क्रीप स्ट्रेंथ आर। देखो यार, जो क्रीप होता है ना, अगर आप किसी भी बॉडी पे कोई डेड वेट लगा होता है, कोई डेड वेट लगा रहता है, तो उस वेट की वजह से आपको एक लॉन्गेशन देखने को मिलेगा। टाइम, वो टाइम के रिस्पेक्ट में होता है। जैसे आप जब बेल्ट लगाते हो तो बेल्ट पे आपने क्या, वो जो स्ट्रिप होता है ना, उसकी वजह से आपने देखा होगा जो बेल्ट होता है उस पर एक लाइनिंग आ जाती है, मतलब इसका डेड वेट बार बार उस पर लगा रहता है, तो उसकी वजह से आपको एक डिफॉर्मेशन देखने को मिला था, दैट इज नोन एज क्रीप। तो कॉज ड्यू टू डेड लोड कंडीशन ओनली। ठीक है, ये आपसे पूछ रखा है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इन द इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेंथ कर्व फॉर द माइल्ड स्टील द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ रिफर्स टू। देखो, जब अपन स्ट्रेस स्ट्रेंथ कर्व की बात करने जाते हैं ना, तो कुछ इस तरीके से स्ट्रेस स्ट्रेंथ कर्व होता है। ये है आपके पास, ये थोड़ा सा लीनियर होगा। तो आपके पास प्रोपोर्शनल लिमिट, इलास्टिक लिमिट, अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ पॉइंट, देन फ्रैक्चर पॉइंट, ये पॉइंट आते हैं। तो आप यहाँ पे देख लो, बोल रहा है इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेंथ कर्व फॉर माइल्ड स्टील अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ रिफर्स टू। अब यार अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप होता है, ये आपका यील्ड है, अपर यील्ड, ये इलास्टिक लिमिट है, ये प्रोपोर्शनल लिमिट है, ये आपकी फ्रैक्चर पॉइंट है। तो ये पूछ रहा है कि जो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, आप देख लो मैक्सिमम स्ट्रेस यही तो डेवलप होगा जब ये आपका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है, सॉरी दिस इज स्ट्रेस, ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ डेवलप किस पॉइंट पे हो रहा है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट, टेंसाइल स्ट्रेंथ पॉइंट पे हो रहा है। तो ये आपसे बस पूछ रहा है कि क्या है, तो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस या मैक्सिमम स्ट्रेंथ डेवलप हो रहा है। इसके बियॉन्ड जब जाते हो ना, तो मटेरियल में फ्रैक्चर, नेकिंग देखने को मिल जाती है। ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में अच्छे से समझा दूंगा कोई एक छोटा सा लेक्चर बना करके, तो वो आपके लिए आसान हो जाएगा, हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, देख लो इसमें यही बात है यार, ये प्रोपोर्शनल लिमिट है, ये इलास्टिक लिमिट है, अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट। तो कुछ मटेरियल होते हैं यील्ड पॉइंट का डिफाइन नहीं होता है, तो एक यील्ड पॉइंट लेते हैं, ये आपका अल्टीमेट टेंसाइल पॉइंट होता है और ये आपका फ्रैक्चर पॉइंट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इलास्टिक मॉडुलस ऑफ अ रिजिड परफेक्टली प्लास्टिक सॉलिड इज इक्वल टू है। इलास्टिक मॉडुलस देखो, ई इज इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। जो ई होता है ना, ये आपका क्या डिफाइन करता है, जो ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई होता है, वो स्लोप दिखाता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का। ठीक है, अब परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी मतलब बोल रहा है परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी मतलब इलांगेशन वाला टर्म जीरो हो जाएगा। तो जब ये आपका जो स्ट्रेंथ का टर्म जीरो हो जाएगा, तो आपकी जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगी तो इनफाइनाइट हो जाएगी ना। तो इसी की बात कर रहा है कि परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी के केस में जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या होती है, तो आपकी इनफाइनाइट होगी। ये पूछा गया था पीआई के क्वेश्चन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अ टेस्ट स्पेसिमेन इज स्ट्रेच्ड स्लाइटली बियॉन्ड द यील्ड पॉइंट, देन अनलोडिंग इट्स यील्ड स्ट्रेंथ विल बी व्हाट। क्या बोला, यहाँ पे आपके पास स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। ठीक है, बोल रहा अ टेस्ट स्पेसिमेन इज स्ट्रेस्ड स्लाइटली बियॉन्ड द यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट के बियॉन्ड अगर आप स्ट्रेस करते हो और उसके बाद अनलोड करते हो, तो यील्ड स्ट्रेन में क्या इफेक्ट आएगा। देखो यार, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कुछ इस तरीके से है। ठीक है, आपके पास स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ये है, बोल रहा है बियॉन्ड यील्ड पॉइंट ले गए, बियॉन्ड यील्ड पॉइंट ले गए, तो इसमें अगर देखोगे तो पहले यील्ड पॉइंट यहाँ था, अब यील्ड स्ट्रेंथ की जो बात करोगे तो यहाँ आ जाएगा। मतलब अगर आपने बियॉन्ड यील्ड ले जा रहे हो, तो उसके बाद में यील्ड स्ट्रेंथ की कंडीशन देखोगे तो उसमें इंक्रीज देखने को मिलेगा आपको। समझ में आ रहा है। तो ये कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपका ये आपका काफ़ी बार ये क्वेश्चन आपकी इंजीनियरिंग सर्विसेज में पूछे गए हैं। इसमें वैसे एक बार गेट 2015 में क्वेश्चन पूछा था। बोला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप डिस्क्राइब बिहेवियर ऑफ ब्रिटल मटेरियल। तो देखो यार, ब्रिटल मटेरियल जो होता है ना, उसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की अगर अपन बात करने जाते हैं, देखो डक्टाइल मटेरियल जो होते हैं उनका जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है ना, कुछ इस तरीके से होता है, कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, और ब्रिटल मटेरियल जो होते हैं उनमें जो इलॉन्गेशन की बात करते हो तो बहुत कम इलॉन्गेशन देखने को मिलता है, तो ये यहीं जाकर के खत्म हो जाते हैं। ठीक है, यहीं जाकर के ये खत्म हो जाते हैं। इसीलिए जब आप कोई स्ट्रक्चर डिजाइन करने जाते हो तो स्ट्रक्चर कभी भी आप ब्रिटल मटेरियल से नहीं बनाते हो।
वो हमेशा डक्टाइल मटेरियल से बनाते हो, लेकिन इसका मतलब नहीं कि ब्रिटल मटेरियल कम स्ट्रांग होता है एज कम्पेयर टू डक्टाइल। ब्रिटल मटेरियल ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, लेकिन क्या होता है कि ये फ्रैक्चर आती है अगर इसमें तो विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन आती है, तो जो बंदे काम करने वाले होंगे उनको पता भी नहीं चलेगा, फ्रैक्चर आ जाएगा तो वो हार्म कर सकता है। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि रिलेशनशिप जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ब्रिटल मटेरियल के दिखा रहा है, तो आप देख लो इस तरीके की कंडीशन कहाँ दिख रही है, तो ये वाली कंडीशन आपको यहीं दिख रही है ब्रिटल मटेरियल के लिए। ठीक है, अब आपको ये बोल रहे हैं कि ये किस तरीके से है, तो ये आपका होगा तो इलास्टोप्लास्टिक, इलास्टिक भी है प्लास्टिक भी, इलास्टोप्लास्टिक विद स्ट्रेन हार्डनिंग। इसमें जो पॉजिटिव स्लोप देखने को मिलेगा तो स्ट्रेन हार्डनिंग होता है, ये आपकी परफेक्ट प्लास्टिक होती है और ये आपका ब्रिटल के लिए होता है। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन था, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको अपन एक बार देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, आपके जो कॉन्सेप्ट है इसमें आपका नॉर्मल स्ट्रेसेस का कॉन्सेप्ट लगेगा। इसमें बोल रखा है अ बार ऑफ वेरिंग स्क्वायर क्रॉस सेक्शन इज लोडेड सिस्टमेटिकली, ठीक है, सिमेट्रिकली इन द फिगर, लोड शोन आर प्लेस्ड ऑन द वन ऑफ द एक्सिस सिमेट्रिकल क्रॉस सेक्शनल एरिया इग्नोरिंग द सेल्फ वेट, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस एनीवेयर इज इक्वल टू व्हाट। इन्होंने पूछ रखा है कि मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस यहाँ पे किस पे डेवलप होगा। तो आपके पास में ये देख लो, जैसे आप जब कंपोजिट स्ट्रेसेस के बारे में बात कर रहे थे तो दो सेगमेंट लेकर के देखते थे, यहाँ पे भी सेम कंडीशन है जो अपन इस पे क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, आपको बस वही कॉन्सेप्ट लगाना है, 1 और 2। पहले क्या करते हैं ना, ये जो छोटी वाली बॉडी इसके बारे में बात कर लेते हैं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करते हैं। तो ये जो है ना, अगर इसके बारे में बात करने जाएंगे तो ये आपके पास में बॉडी है। ठीक है, और इस पे लगने वाला जो फोर्स है कितना है, 50 किलो न्यूटन का। इसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए इसके इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट में फोर्स लगेगा, कितने का, 50 किलो न्यूटन का। ये तो पहला हो गया। दूसरे की अगर अपन बात करने जाते हैं तो दूसरा, इस पे कितना फोर्स लग रहा है, ये देखो, ये 100, ये 100 और ये आपका 50, तो टोटल लोड इस वाले बॉडी पे तो लगेगा, तो इस पे जो लग रहा होगा ये आपका 250 किलो न्यूटन का। इसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए इस पे इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट में फोर्स लग रहा है 250 किलो न्यूटन का। इसकी जो एरिया ये बोल रहा है कि ये किस में है, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन में है, तो मतलब एरिया जो होगा आपका, ये अगर आपका 150 है तो 50 into 50 हो जाएगा, ये 100 है तो 100 into 100 आ जाएगा। अब इसमें देख लेते हैं कि स्ट्रेस किस पे सबसे ज़्यादा डेवलप होगा। तो पहले वाले अगर इस सेगमेंट की अगर अपन बात करने जाएँ तो ये सेकंड वाला था, ये आपका फर्स्ट था, तो इसकी अगर अपन बात करने जाएँ तो इसमें कितना फोर्स, रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, तो 50 किलो न्यूटन डिवाइड बाय एरिया जो कितना है आपका 50 into 50। ठीक है, और ये आपका 10⁻3, ये पहला पॉइंट आ गया। अब देखो तो और ये वाले की कंडीशन की अगर अपन बात करने जाएं तो 250 into 10⁻3 डिवाइडेड बाई एरिया 100 into 100। देख लो, तो यहाँ से आपको 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर या इक्वल से मेगा पास्कल मिल जाएगा। यहाँ से अगर अपन बात करने जाएंगे तो 50 to 50 120 के अप्रॉक्स आएगा। मतलब ये आपको समझ में आ रहा है कि ये जो पहला वाला सेगमेंट है इसमें मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप होगा, और वो मैक्सिमम स्ट्रेस कितना डेवलप होगा, 25 मेगा पास्कल या न्यूटन पर mm स्क्वायर। होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। जहाँ तक हमने क्वेश्चंस जो अभी तक गेट के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन थे उनको हमने कवर कर लिया है। आने वाले लेक्चर्स में जितने आपके इंजीनियरिंग सर्विसेज में क्वेश्चन आए हुए हैं, या फिर आपकी यूपीएससी जो एएस का प्री हुआ करता था 2009 तक, जिसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग से क्वेश्चन आते थे, तो वहाँ तक अपन क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, सो होप आप इंजॉय कर रहे होंगे, आप क्वेश्चंस को करते रहें और आगे बहुत सारे लेक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। थैंक यू।